आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। वीतराग विज्ञानमय स्वात्म का दरिद्यान। बने बनेंगे बन रहे वीतराग भगवान। वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार। वीतराग विज्ञान का घर घर होए प्रसार। अभी आज हम प्रशिक्षण निर्देशिका के अंतर्गत जो परिभाषाएं आई हैं उस पर चर्चा करेंगे। उनमें आपस में क्या अंतर है, जैसे कि कल आपको बोला था कि इनमें अंतर आप ढूंढें, तो उन पर चर्चा करेंगे हम, ठीक है। और उसके बाद फिर और भी आपके कोई प्रश्न होंगे तो उन पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अंतरों पर। तो पहला प्रश्न है, उद्देश्य और उद्देश्य कथन में क्या अंतर है। ये है ना उद्देश्य, सबसे पहले आता है, उसमें पाठ्य योजना में भी आता है उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य विशेष उद्देश्य वाला, और उद्देश्य कथन जो वहां भी लिखा जाता है और हम पढ़ाने में भी यूज करते हैं, ठीक है ना। तो अब आपको इसमें से कितने अंतर समझ में आते हैं वो आपको बोलना है कि उद्देश्य और उद्देश्य कथन, ये जो दो सोपान हैं शिक्षण पद्धति के, इनमें क्या अंतर है, बताइए, कौन बताएंगे। हाँ डॉक्टर कभी। सर, उद्देश्य हम पाठ्य योजना के अंदर लिखते हैं और उसमें कि हमारा पढ़ाने के पीछे क्या उद्देश्य है वो हम उस पे इंडिकेट करते हैं, और वो दो तरह का भी हो सकता है। लेकिन उद्देश्य कथन के अंदर हमको स्टूडेंट्स को बोलना होता है। उद्देश्य लिख रहे हैं और उद्देश्य कथन बोल रहे हैं, और उद्देश्य कथन जो है वो कॉमन रहता है, सामान्य विशेष करके रहता है। जो पाठ हम पढ़ाने वाले हैं उससे रिलेटेड होता है कि वो उसको हम, उसकी एक विधि है कि हम उसको संक्षिप्त बनाए, रोचक बनाए और क्लियर हो, उस टाइप का। जब हम उद्देश्य लिख रहे हैं तो उसके अंदर सामान्य उद्देश्य तो सबका यही होता है कि उसको तत्वपरक उद्देश्य, तत्वपरक वस्तु विज्ञान, तत्वपरक ज्ञान देना है। लेकिन वहां पर भी विशेष उद्देश्य फिर ये होता है कि जो हमारी पाठ्य वस्तु है उससे रिलेटेड हम उसको, जो इमीडिएट पाठ्य वस्तु उससे रिलेटेड हम विशेष उद्देश्य निर्धारित करते हैं कि हम बच्चों में क्या बात को डालना चाहते हैं। ठीक है, अब आपने बता तो दिया सब कुछ, लेकिन इसको लिखना कैसे है, क्योंकि आपने ये जो बताया है ये तो ऐसा हो गया कि उद्देश्य और उद्देश्य कथन। उद्देश्य में आपने सारा उद्देश्य का लिख दिया, उसे उद्देश्य कथन में सारा उद्देश्य कथन का लिख दिया। अब परीक्षक हैं वो ढूंढ लें कि किसका नहीं, उद्देश्य लिखने के लिए, पाठ्य योजना में लिखने के लिए काम आता है। उद्देश्य कथन छात्रों को, हाँ जी, उद्देश्य कथन भी तो पाठ्य योजना में लिखते हैं। हाँ, लेकिन उद्देश्य कथन में जो लिखा जाता है छात्रों को बताने के लिए लिखते हैं। ठीक है, अब इसमें ऐसा समझें कि उद्देश्य शिक्षक अपने मन में निर्धारित करता है, निश्चित करता है कि हमें क्या, मतलब जैसे आपने कहा ना बच्चों को क्या देना है, तो मन में रखता है। और उद्देश्य कथन छात्रों को बताता है। छात्रों, उद्देश्य कथन में पाठ का उद्देश्य छात्रों को बताया जाता है, ठीक है। और दूसरा उद्देश्य कथन, उद्देश्य के दो भेद होते हैं, सामान्य उद्देश्य, विशेष उद्देश्य। लेकिन उद्देश्य कथन के ऐसे कोई भेद नहीं होते, ठीक है। उद्देश्य उद्देश्य आपने अभी तो बताया था, उनमें भी पॉइंट आया था। वो कई पाठों के लिए कॉमन हो सकता है। हाँ, उद्देश्य में जो सामान्य उद्देश्य विशेष उद्देश्य है, सामान्य उद्देश्य कई पाठों से संबंधित होते हैं, लेकिन जो विशेष उद्देश्य है वो पाठ विशेष से संबंधित होता है। उद्देश्य कथन
सरल, संक्षिप्त और रोचक होता है ना। और उद्देश्य उद्देश्य तो अपन अपने शिक्षक बोलता तो नहीं है ना, बोलता नहीं है उद्देश्य, लेकिन उद्देश्य कथन करने से छात्र उस विषय के प्रति उत्साहित होते हैं, उनको जिज्ञासा पैदा होती है कि कौन सा पाठ पढ़ाया जा रहा है, कौन सी बात आज सिखाई जा रही है, तो उस पाठ्य विषय के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न होती है। तो उद्देश्य तो शिक्षक अपने मन में रखता है ना, और उस उद्देश्य पर बंधकर, उस उद्देश्य को ध्यान में रख के, उस लक्ष्य को ध्यान में रख के वो अपनी बात पूरी कहता रहता है। ऐसे 3-4 अपन अंतर निकाल सकते हैं, ऐसे पॉइंट, और थोड़ा आप व्यवस्थित कर लेना। इसके बाद है आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन। अब बताएं आप लोग, आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन में क्या अंतर है। अब आप कोशिश करना, जैसे मैंने बताया है, इस तरह एक बात यहाँ कहें तो दूसरी बात यहाँ उसके ही जस्ट अपोजिट, जिससे अंतर पता चले, ऐसी बताना। हाँ निधि जी। सर पहला तो ये कि आदर्श वाचन जो है वो शिक्षक के द्वारा किया जाता है, अच्छा। और अनुकरण वाचन जो है वो छात्रों द्वारा किया जाता है। एक अंतर ये हो गया। दूसरा अंतर, आदर्श वाचन में आदर्श वाचन में जो निर्देश हैं और जो अनुकरण वाचन के निर्देश हैं वो अलग अलग होते हैं। बताना नहीं पड़ेगा। अलग कैसे हो जाते हैं कि आदर्श वाचन में शिक्षक कहता है कि आप सभी को ध्यान से सुनना है, और जिस तरह मैं आरोह अवरोह के साथ पढ़ रहा हूँ उसी तरह आपको भी पढ़ना है। जबकि अनुकरण वाचन में शिक्षक ये कहते हैं कि सभी छात्रों को ध्यान से सुनना है, और अगर उनकी कोई गलती हो तो उस पर अपना ध्यान आकर्षित करना है, मतलब उसको आपको नोटिस करना है। तो निर्देशों में थोड़ा सा अंतर आ जाता है दोनों के। और पृष्ठ संख्या भी कह सकते हैं ना, कि आदर्श वाचन में हम पृष्ठ संख्या बताते हैं, अनुकरण वाचन में पृष्ठ संख्या भी बताते हैं, बताने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, वो तो हम पाठ जब भी शुरू करते हैं क्लास तभी बता देते हैं, उसके लिए आदर्श वाचन तक थोड़ा ना बैठे रहते हैं। आदर्श वाचन के पहले ही बताया जाता है। आदर्श वाचन का ही उद्देश्य है वो, ये आज हम मतलब उद्देश्य कथन के जस्ट बाद जब आदर्श वाचन प्रारंभ करते हैं तो आदर्श वाचन के निर्देश के अंदर ही पृष्ठ संख्या वगैरह उसके अंदर ही आएगा। तो अपन के आदर्श वाचन के पूर्व हम पृष्ठ संख्या बताते हैं, और लेकिन और किस शैली का लिखा गया है ये भी सूचना देते हैं, लेकिन वाचन के पहले ऐसा नहीं बताते हैं। तो खुला हुआ है, मतलब किताब खुली हुई है, तो क्यों बताएंगे। हाँ, और बताएं, और सोचिए। दो अगर संवाद में है पाठ तो दोनों पात्रों का जो संवाद है वो स्वयं ही पढ़ते हैं, जबकि अनुकरण वाचन में एक पात्र को एक ही छात्र पढ़ता है। तो जितने पात्र होंगे उतने छात्र उस संवाद को पढ़ते हैं। तो 3 अंतर तो निकल आए है ना सर। हाँ, वो पृष्ठ संख्या वाले तो 4 हो गए, है ना। इसमें आदर्श वाचन में शिक्षक का अनुकरण करना होता है और उसमें गलती नहीं निकाली जाती, लेकिन अनुकरण वाचन में गलती निकाली जाती है क्योंकि वो छात्र कर रहे हैं, तो उसमें त्रुटि या गलती छात्रों से निकलवाई जाती है ना। ऐसा अपन वैसे आ गया है उसमें, लेकिन यदि पॉइंट नहीं आया हो तो इसमें अपन अलग से जोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन हो गया। अब सामान्यार्थ विवेचन और विचार विश्लेषण। सामान्यार्थ विवेचन और विचार विश्लेषण में क्या अंतर है? मैं लिख लूं जो मैंने बोली था सर, 1 मिनट। हाँ ठीक है, मैं बोल देती हूँ। सामान्यार्थ विवेचन जो है वो गद्य से पद्य से रिलेटेड होता है, और विचार विश्लेषण गद्य पाठों से रिलेटेड होता है।
गद्य और संवाद दोनों ले लें, गद्य और संवाद, हाँ, गद्य और संवाद से संबंधित होता है। और वो पद्य पाठों का हाँ, पद्य पाठों का संबंध होता है। और पद्य पाठों का सामान्य विश्लेषण होता है, और गद्य और संवाद वाले पाठों का विचार विश्लेषण। और पद्य के अंदर हमारे शब्दार्थ विशेष रूप से एक एक लाइन के ऊपर जहाँ पे शब्द आते हैं उनको अर्थ बताना होता है, पर गद्य के अंदर हमको एक एक शब्द का अर्थ नहीं बताना होता। जहाँ कोई विशेष कठिन शब्द आता है उसी को हम उल्लेख करते हैं उसको। मतलब शब्दार्थ की सामान्यार्थ विवेचन में शब्दार्थ की मुख्यता न होकर भावार्थ की मुख्यता होती है। ये हाँ, है, उसमें जो डिटेल है ना परिभाषा हाँ, दी है, उसमें ये शब्द लिखे हुए हैं। तो उसमें शब्दार्थ पर ध्यान न देकर भावार्थ पर ध्यान दिया जाता है, और विचार विश्लेषण में शब्दार्थ भी बताए जाते हैं और अर्थ भी बताया जाता है, भावार्थ भी बताया जाता है ना, उसमें ये सब हाँ। मतलब आवश्यक शब्दार्थ सामान्यार्थ के साथ साथ बताए जाते हैं, लेकिन गद्य में हमारा ऐसा नहीं रहता। हाँ, गद्य संवाद वालों में सब कुछ बताते हैं, मतलब शब्दार्थ भी बताते हैं, कठिन शब्द, और भावार्थ भी बताते हैं उसमें। और सामान्य अर्थ विवेचन में कोई पारिभाषिक या कोई सिद्धांत या ऐसे तथ्य वगैरह हाँ, इसमें विशेष नहीं होते हैं, है ना, सिद्धांत होता है। लेकिन जो विचार विश्लेषण है इसमें ये सब चीजें होती हैं। तो आप ऐसा अंतर लिखना, पहले विचार विश्लेषण लिखना, फिर सामान्य अर्थ विवेचन, क्योंकि विचार विश्लेषण में ज्यादा पॉइंट है। तो अपन विचार विश्लेषण का लिख देंगे। विचार विश्लेषण में परिभाषाएं, सिद्धांत, तथ्य सभी को स्पष्ट किया जाता है, लेकिन सामान्य अर्थ विवेचन में भावार्थ ही मुख्य होता है। ठीक है ना? और बताएं। और भी है सर, इसमें दिया है तर्क संगत और उदाहरण होना चाहिए। बहुत अच्छा। विचार विश्लेषण में जो स्पष्टीकरण है वो तर्क संगत और सोदाहरण होता है, यहाँ इसकी मुख्यता नहीं होती सामान्य अर्थ विवेचन में। और अंतर देखेंगे आप तो विचार विश्लेषण में वो स्पष्टीकरण के अंदर पारिभाषिक स्पष्टीकरण, मतलब पारिभाषिक विचार विश्लेषण, भावभाषण परक विचार विश्लेषण, और वो जीवनोपयोगी विचार विश्लेषण, ये सभी तरह के होते हैं, लेकिन पर वहाँ भी तो कर रहे हैं सर, सामान्य अर्थ विवेचन में नहीं होते। नहीं करेंगे। देख लो आप, वो पठित पाठों के सोपान ऐसा लिखा है जहाँ, तो वहां आप देखेंगे तो इस सामान्य अर्थ विवेचन में 3 ही है, मूल्यांकन, संवाद और स्पष्टीकरण। लेकिन विचार विश्लेषण वाले में स्पष्टीकरण के भी 3 और हैं, क्योंकि पद्य पाठों में परिभाषाएं थोड़ी आती हैं, है ना, उसमें तो भाव मुख्य होता है। ठीक है ना? तो इस तरह से 4 अंतर करीब हो गए होंगे। हम इसमें कह सकते हैं ना, इसमें कथा, घटना और व्यक्तित्व पर आधारित प्रश्नोत्तर बना सकते हैं विचार विश्लेषण में। वही तो जीवनोपयोगी हो गया। हाँ, और इसमें ऐसा नहीं है। चलिए, और मेरा नेट बीच में ब्रेक हो गया, तो रिपीट कर देगा चारों अंतर आराम से, ताकि मैं लिख लूं। डॉक्टर कविता जी करेंगी। सामान्य पद्य भागों के लिए होता है, पद्य पाठों के लिए होता है, और विचार विश्लेषण गद्यांश और संवादांश। ठीक है। दूसरा है गद्यांश और संवादांश की जगह गद्य और संवाद लिखो ना, ठीक रहेगा। हाँ, ठीक है, गद्य और संवाद, पूरा गद्य पाठ और संवाद पाठ। और सामान्य अर्थ में शब्दार्थ की मुख्यता, भावार्थ की मुख्यता होती है, शब्दार्थ की नहीं होती है। और विचार विश्लेषण के अंदर हमारी शब्दार्थ होते हैं, शब्दार्थ भी होते हैं। हाँ, भावार्थ, भाव भाषण भी होता है ना इसमें। हाँ, सब होता है। हाँ, और इसमें हम जो उसमें भावार्थ मुख्य है, तो पारिभाषिक और सिद्धांत वाक्य और इन सबको भी स्पष्ट करते हैं। उसमें
भावार्थ को ही मुख्य देते हैं, सामान्य अर्थ में। और विचार विश्लेषण में पारिभाषिक, सिद्धांत, वाक्य, तथ्य इन सबको स्पष्ट करते हैं। फिर है कि इसमें विचार विश्लेषण में तर्कसंगत उदाहरण होता है, तर्कसंगत उदाहरण विचार विश्लेषण होता है, और सामान्य अर्थ में इसकी मुख्यता नहीं होती। और इसलिए आप क्या करना, विचार विश्लेषण वाले को पहले लिखेंगे लिखना और सामान्य अर्थ को बाद में लिखना, जिससे कि अंतर और ठीक रहेगा। विचार विश्लेषण में पारिभाषिक, भावभाषण और जीवनोपयोगी विचार विश्लेषण होता है, और सामान्य अर्थ में ये इस तरह का विचार विश्लेषण नहीं होता। आप कौन से रह गए? बोधगम्य प्रश्नोत्तर और वस्तुनिष्ठ। बोधगम्य और वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर में क्या अंतर है? चलो बताइए, कौन बताएंगे? बोधगम्य और वस्तुनिष्ठ। तनु जी आप बताइए। सर बोधगम्य तो हम खुद ही लिखवाते हैं, प्रश्न भी और उत्तर भी, और वो ज्यादातर छोटे छोटे होते हैं। मतलब बात एक में बताएं पहले, जैसे अपन जी ये एक हाँ, बात बोली तो इसके अपोजिट में ये दूसरी बात, इसकी बात इसके ऑपोजिट वस्तुनिष्ठ में हम वो छात्रों को याद कराते हैं वो प्रश्न उसके, और उसमें 4 सोपानों के माध्यम से करते हैं। और इसमें अलग अलग, बोधगम्य में अलग अलग प्रश्न होते हैं, और वस्तुनिष्ठ में हम एक ही प्रश्न को 4 सोपानों से है। तो बस बोधगम्य में चौथे सोपान का प्रयोग करते हैं, है ना, किसे कहते हैं, और वस्तुनिष्ठ वाले में चारों सोपान का प्रयोग करते हैं। आप चाहें तो वहां चारों सोपान लिख भी सकते हैं। और बताइए। बोधगम्य प्रश्नोत्तर अध्यापक पहले से लिख के ला सकते हैं, लेकिन वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर तो वही याद कराएंगे, है ना। बोधगम्य प्रश्नोत्तर का उद्देश्य क्या होता है? बोधगम्य प्रश्नोत्तर लिखाने का उद्देश्य होता है कि जो पाठ्यांश है उसके अंदर के सभी प्रश्नोत्तर बच्चे लिख लें कॉपी में और याद करें, आगे गृह कार्य में दिया जाएगा। लेकिन जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर होते हैं वो अभी याद कराने के लिए तैयार कराए जाते हैं। अभी याद कराने की मुख्यता होती है, मतलब इसमें लिखाने की मुख्यता होती है बोधगम्य में, और उसमें याद कराने की मुख्यता होती है। तो ये दोनों, ये अंतर हो गया। एक रिकॉर्ड, मतलब जो कहते हैं ना, बोधगम्य का उद्देश्य ये है कि वो जो प्रश्नोत्तर है, पाठ का जो सार है वो रिकॉर्ड हो जाए, मतलब हाँ वो लिपिबद्ध हो जाए, लिखित हो जाए। हाँ हाँ। और वस्तुनिष्ठ का उद्देश्य ये है कि बच्चों को याद हो जाए वही। हाँ वो सारे पॉइंट, सारी मुख्य बातें याद हो जाए। बिल्कुल ठीक। देखो अंतर निकालने बैठेंगे अभी तो निकलते जाएंगे, और अब एग्जाम में अचानक आ जाता और आप सोचते तो टाइम ही नहीं वहां, फिर कुछ ना कुछ रह जाता, है ना। तो पहले से तैयार कर लें। अब हम इतने सालों से पढ़ाते हैं तो मुझे मालूम है कि ये आते हैं और क्लास में डिस्कस भी करते हैं हम, तो आप लोग ही बहुत कुछ तो निकाल लेते हैं, और आप निकालते हैं तो आप निकालना सीख जाते हैं कि कैसे अंतर निकालना है और कैसे लिखना है पॉइंट में। क्योंकि अपन इकट्ठा लिख देंगे तो वो उसका इम्प्रेशन अच्छा नहीं रहता, है ना। वो पॉइंट्स में रहेंगे, यहाँ एक पॉइंट, यहाँ दूसरा पॉइंट, तो अंतर की बारीकी भी तभी आती है जब अपन पॉइंट टू पॉइंट लिखते हैं। सर मैं रिपीट करूं? जी मैं रिपीट करूं सर एक बार? सर एक और होगा ना, बोधगम्य में तो हम एक ही बार उनको एक ही तरह से हो रहा है, लेकिन हम वस्तुनिष्ठ के अंदर हम उसके बाद में हम वो सब भी ले रहे हैं ना, जीवनोपयोगी, भावभाषा, पारिभाषात्मक जीवनोपयोगी। बहुत अच्छा। बोधगम्य में हम सिर्फ पारिभाषिक प्रश्नोत्तर लिखाते हैं, और वस्तुनिष्ठ वाले में हम भावभाषण और जीवनोपयोगी प्रश्नोत्तर भी तैयार कराते हैं। लिखना पड़ेगा क्योंकि याद लिखाते नहीं, तैयार कराते हैं। तो ये 4-5 अंतर हो गए। हाँ तनु जी आप रिपीट करना चाह रही थी क्या? जी सर बोलिए। एक बार जी। तो सर बोधगम्य में हम
पहले से लिख के लाते हैं प्रश्न और उत्तर, और वस्तुनिष्ठ, ऐसा शब्द प्रयोग करें, अध्यापक। हाँ, अध्यापक पहले से लिख के लाते हैं बोधगम्य में, और वस्तुनिष्ठ में अध्यापक छात्रों को वही याद कराते हैं। ठीक है। फिर ये चौथे सोपान से लिखे जाते हैं बोधगम्य प्रश्न उत्तर, और वस्तुनिष्ठ को हम चारों सोपानों से। और ये ध्यान रखना, एक बार अपन ने बोधगम्य में लिख दिया है ना, तो बार हाँ बार जी, तो नहीं लिखना पड़ेगा, कॉलम बन जाएगा वो, और दूसरा हाँ, वस्तुनिष्ठ वाला कॉलम बन गया तो वहां बार बार यह शब्द प्रयोग आएगा, यह ऐसे होते हैं, ये ऐसे होते हैं, इसमें ये होता है, इसमें ये ऐसा हो जाएगा। जी जी। और इसमें जो है प्रश्न उत्तर होते हैं, अलग अलग प्रश्न के उत्तर होते हैं, और उसमें एक ही परिभाषा को चार प्रकार से, मतलब एक ही परिभाषा को चार प्रकार से करते हैं। इसको और बेटर वैसे लिख सकते हैं, क्योंकि वो जरूरी हमने नहीं है सिर्फ सोपान वाला लिख दिया ना उसमें, तो ठीक है, हमने जो लिखा ठीक था ना है। वो कि चौथा सोपान लगता है पारिभाषिक और शब्द इसमें लिखाते हैं, पारिभाषिक शब्द ठीक। लिखाते हैं बोधगम्य में, और उसमें पारिभाषिक के साथ भाववासन और जीवन उपयोगी भी, वो तैयार कराते हैं। ठीक है। और यहाँ पे उद्देश्य होता है कि सब प्रश्न बच्चे लिख लें, और वहाँ पे उद्देश्य होता है कि याद कराने की मुख्यता है वहाँ पे। बढ़िया। चलिए, हो गया। अब एक और रह गया, बताइए कौन सा रह गया अंतर, जिसमें अंतर होना, मतलब कंफ्यूजन होता है, और जिसमें अंतर आना जरूरी है। प्रथम अन्विति और द्वितीय अन्विति में अंतर। नहीं, ये नहीं, अभी ये बाद में, ये भी समझ सकते हैं, इसमें ज्यादा अंतर नहीं होंगे। पूर्व पाठ मूल्यांकन, समापन मूल्यांकन, यही है मुख्य, यही आखिरी है। और वैसे तो आप कह दो कि आप में और मुझ में क्या अंतर है, मतलब ऐसे तो अब अंतर तो कुछ भी बनाए जा सकते हैं। तो पूर्व, जैसे पहली अन्विति और दूसरी अन्विति में वही अंतर है बस, मतलब वहाँ समापन और गृह कार्य भी होता है दूसरी अन्विति में, यहाँ नहीं होता। यहाँ बोर्ड कार्य, उद्देश्य कथन, नहीं, बोर्ड कार्य, पूर्व पाठ मूल्यांकन और उद्देश्य कथन होता है ना, वहाँ ये नहीं होता। ऐसे दो अंतर हो गए बस। हाँ, ये लोग अभी पता होना चाहिए। पूछ रहे हैं ना, इसलिए मैंने कहा हो सकता है ये भी हो। अब जिसमें ज्यादा पूछा जाता है वो, और बाकी उनमें अंतर जानना जरूरी है और गहरा है, तो वो अपन उसको तो डिस्कस पहले कर लें। और ये भी हो गया, चलो अच्छा है, पहली अन्विति दूसरी अन्विति। और सोचना आप किसमें अंतर हो सकता है। मान लो ये पद्य पाठ, पद्य शैली, गद्य शैली, संवाद शैली, इनमें अंतर भी हो सकता है। गद्य शैली में तो सीधे सीधे लिखा जाता है, यहाँ तो अपने गद्य शैली वाले पाठ कौन से, नमोकार मंत्र, चत्तारी मंगलम, बस, है ना। और संवाद शैली वाले तो मैक्सिमम है, और पद्य शैली वाले वो दो चार हैं, हर पाठ में है। पहले में मेरा धाम है, दूसरे में स्तुति है, दो ऐसे। तो इसमें भी कभी अंतर आ जाए तो आप तो आइडिया सीख लिया कि कैसे अंतर लिखना होते हैं, तो आप अपने दिमाग से भी कभी कदाचित इसके अतिरिक्त आ जाए तो आप बना सकते हैं। ये मुख्य तो तब तैयार कर ही लें, और एक सीख लें तरीका कि कैसे अंतर निकालना पड़ते हैं और कैसे लिखना होते हैं पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, चलिए। तो पूर्व पाठ मूल्यांकन और समापन मूल्यांकन में क्या अंतर है, चलो बताइए, कौन बता रहे हैं? मैं शुरू करूं सर, कुछ ख्याल आया तो? हाँ बोलिए। समापन मूल्यांकन किया जाता है जब पाठ पूरा पढ़ा लिया जाता है। पूरे पाठ को पहले रखें तो ठीक रहेगा, इसमें बाद में डिसाइड कर लेना किसको पहले रखें। जी, तो उसको रखेंगे जिसमें हमें ज्यादा मतलब कंटेंट होगा, और इसमें थोड़ा उससे रिलेट कम बताना पड़ेगा या फिर इससे संबंधित बताना पड़ेगा, ऐसा। तो देखिए, पूर्व पाठ पहले भी है, पूर्व पाठ सबसे पहले पूर्व पाठ करते हैं, समापन एक दिन के अंत में करते हैं। तो ये भी एक अंतर हो गया, तो पहले पूर्व पाठ से शुरू करेंगे तो सही रहेगा। बोलिए। तो पूर्व पाठ मूल्यांकन किया जाता है पिछले दिन पढ़ाए गए पाठ के मूल्यांकन के लिए कि बच्चों को कितना याद है। और समापन मूल्यांकन ये याद है अलग पॉइंट बनेगा, और पिछले दिन पढ़ाया हुआ वाला भी अलग अंतर बनेगा, निकालना है पॉइंट। आप कहिए पूर्व पाठ मूल्यांकन प्रत्येक दिन के प्रारंभ में किया जाता है,
समापन मूल्यांकन पाठ के अंत में किया जाता है। ये पहले हो गया, ये अंत में हो गया। हाँ, कब कराया, ये कब का हो गया कि कब कराया जाता है, कराया जाता है, और कब, क्यों, कैसे, हाँ ऐसे होता जाएगा, है ना। क्यों में उद्देश्य आ गया कि क्यों कराते हैं। पूर्व पाठ मूल्यांकन इसलिए कराते हैं कि आपको जो पहले पाठ पढ़ाया था वो कितना याद है बच्चों को, और उसका गृह कार्य भी दिया था हमने, गृह कार्य उन्होंने किया कि नहीं, तो दो बातें हैं। जांचने के लिए पूर्व पाठ मूल्यांकन किया जाता है। और समापन मूल्यांकन आज जो पढ़ाया उसमें उन्हें कितना समझ में आया या कितना याद हुआ, ये जांचने के लिए समापन मूल्यांकन किया जाता है। हाँ, और पूर्व पाठ मूल्यांकन में चारों सोपान लगाए जा सकते हैं, नहीं चौथा सोपान लगाते हैं, चौथा ना याद हो तो तीसरा, फिर दूसरा, फिर पहला। ठीक है। और समापन मूल्यांकन हमेशा तीसरे सोपान से प्रारंभ किया जाता है, और तीसरा नहीं तो दूसरा, फिर पहला। ठीक है, ये सोपानों का अंतर हो गया। और वो पूर्व पाठ मूल्यांकन मुख्यतः पारिभाषिक, जीवनोपयोगी, भाव भाषण, ये तीनों पहलू लिए जा सकते हैं इसमें, और समापन मूल्यांकन मुख्यतः पारिभाषिक ही होते हैं। बिल्कुल, पारिभाषिक ही होते हैं। ठीक है, पूर्व पाठ में लिया है भावभाषण और जीवनोपयोगी भी लिया है। पारिभाषिक, भावभाषण और जीवनोपयोगी तीनों तरह के लिए जाते हैं प्रश्नोत्तर, लेकिन समापन में केवल पारिभाषिक ही होते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। तो इस तरह ये अंतर हो गए। और कुछ आप और बना सकते हैं? हाँ, बोलिए। पूर्व पाठ में कठिनता से सरलता की ओर जाते हैं, हाँ। और उसमें नहीं, इसमें कठिनता से सरलता, तो उसमें भी तो तीसरा सोपान है, वो कौन सा सरल हो गया? नहीं बनेगा। मतलब एकदम कठिन नहीं रहने। हाँ, मत बनाओ, 4 बहुत हैं, 5 हो गए, 4-5 हो गए, बहुत हैं, है ना। तो ये एकदम परफेक्ट अंतर है कि देखो यहाँ चौथा सोपान लग रहा है, वहां तीसरा लग रहा है। पूर्व पाठ नाम ही है उसका, तो पिछले दिन पढ़ाया गया जो पाठ है उसको जांचने के लिए जो, और इसमें लिखने गृह कार्य दिया जाता है, वही वो उसने तैयार किया कि नहीं, बच्चे ने याद किया कि नहीं, वो जांचने के लिए। और यहाँ आज जो पाठ पढ़ाया है वो बच्चे को समझ में आया कि नहीं, वो जानना है अपन को। और कुछ पूर्व पाठ मूल्यांकन में जो हमने प्रश्न, पूर्व पाठ मूल्यांकन में पिछले दिन पढ़ाया हो गया, यहाँ दोनों अनुभूति से संबंधित हो जाता है, तो वो तो कोई भी हो सकता है। मतलब एक ही पूर्व पाठ मूल्यांकन दोनों दिन होता है, तो आधा पाठ हो गया है तो उसको जांचने के लिए भी हो सकता है पूर्व पाठ मूल्यांकन। और पूर्व पाठ मूल्यांकन पिछले पाठ जो हो चुके हैं और पूरा हो गया मान लो, तो भी उसको जांचने के लिए हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि पूर्व पाठ मूल्यांकन कब हो रहा है, तो इसमें कोई अंतर अपन को और नहीं समझ में आ रहा है। सर एक थोड़ा कंफ्यूजिंग मुझे चीज जो अभ्यास कक्षा जो 4 बजे होती है उसमें वो दिखाई दी कि कुछ बच्चे जब अभ्यास कर रहे थे तो उन्होंने पूर्व पाठ मूल्यांकन में एग्जैक्टली पहले वाले पाठ को ही उन्होंने उसके प्रश्न पूछे उसको, और कुछ किसी अपन जो प्रोसेस है, जो अपनी अध्यापन की प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसमें ऐसा ही रखा गया है कि जैसे पाठ शुरू कर रहे हैं हम, जो पाठ शुरू कर रहे हैं तो उसके जस्ट पहले वाला जो पाठ है उसका ही पूर्व पाठ मूल्यांकन करेंगे। अब यदि हम बीच से कर रहे हैं, मतलब द्वितीय दिन बोलेंगे उसको हम, मान लो आपको दूसरा दिन दिया गया है, कसाय पाठ का दूसरा दिन पढ़ाइए, दूसरे दिन की पहली अनुवृत्ति, तो अब आप कसाय पाठ के आधा जो हो चुका है 2 अनुवृत्ति से पूछ लेंगे पिछले दिन, तो उसके अंदर से पूर्व पाठ मूल्यांकन करेंगे। तो ये अपन को समझना पड़ेगा कि पूर्व पाठ मूल्यांकन के लिए कि पिछले दिन क्या पढ़ाया गया था। सर ये तो क्लैरिटी थी मुझे। नहीं, उन लोगों ने गलत किया था, और भी पाठ का पूछ लिया था तो उसमें उन्होंने कहा था कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, प्रॉब्लम इसीलिए नहीं है कि आपकी अपनी पाठशाला है, उसमें तो हम पूरे जितने भी पाठ हो चुके हों, मान लो साल के अंत में हम रिवीजन कर रहे हैं,
पूर्व पाठ मूल्यांकन कर रहे हैं तो आप जितने पाठ हो गए सबका पूछ लो। अच्छा ठीक है। लेकिन अभी हम एक प्रक्रिया सीख रहे हैं सामान्य, तो उसमें जस्ट पहले वाला जो पाठ है उसको ही हम पूर्व पाठ मानते हैं, ठीक है। तो उसको ही पूछना है ना। सर ये चौथा सोपान मतलब किसे कहते हैं ना? हाँ लिख भी दें, वहाँ एक हाँ आएगा और उसकी एक वहाँ पे क्या, तो इसमें किसे कहते हैं हो जाएगा और उसमें क्या कहते हैं। आप चाहें तो एक परिभाषा लिख भी दें उसी की, जैसे मिथ्यात्व किसे कहते हैं और यहाँ उल्टी मान्यता को क्या कहते हैं, तो ये अंतर के पॉइंट एक लाइन बढ़ जाएगी आप और स्पष्ट भी हो जाएगा विषय, एक बार योजना चेक करके जमा करना है ना। तो इस तरह से अपन को अंतर निकालने हैं और परिभाषाएं तो किसी की भी आएंगी, है ना। तो जैसे बोर्ड कार्य से लेकर जो पठित वाले हैं, है ना, उस सब की परिभाषाएं आपको याद करना है। और जो पारिभाषिक वाले दिए हैं, पाठ योजना किसे कहते हैं, उद्देश्य किसे कहते हैं, सामान्य उद्देश्य किसे कहते हैं, उद्देश्य कथन किसे कहते हैं, ऐसी परिभाषा है ना, आदर्श वाचन किसे कहते हैं। तो इनको अच्छे से आप तैयार कर लें, क्योंकि परिभाषा वाला एक क्वेश्चन अलग आएगा। हाँ बोलिए सर। प्रॉब्लम ये है कि अब हम थोड़े क्या है, बड़े नहीं बुढ़े हो गए, वैसे तो याद होती नहीं है जैसे बच्चे रट लेते। यहाँ कविता जी को तो मैं नहीं कहूंगा, तो बुरा मान जाएंगी। नहीं सर, मतलब वैसा याद नहीं होता अक्षरशः। और बूढ़ा तो कोई है नहीं तो बूढ़ा तो शरीर है, अपन तो बूढ़े हैं। दिल से नहीं है। जो कमरा है ना ये भरा हुआ है, अब इतना साफ नहीं है ये, तो जैसे बच्चे रखने। मेरा उद्देश्य कहने का ये कि देखो आपको रटना नहीं है, ऐसा सोच रही हैं कि हम ये उम्र हमारी ऐसी है कि रटा नहीं जाता, कोई बात आप समझ लीजिए और समझ के आधार से आप वो भाषा बना दीजिए, उसमें भी वैसी भाषा बनी है। आप देखना, आप पढ़ना एक बार, पाठ योजना किसे कहते हैं या उद्देश्य कथन या सामान्य अर्थ किसको क्या कहते हैं, तो भाषा मतलब बहुत सहज है, एकदम ऐसी नहीं कि रटना ही पड़े। थोड़े बहुत कुछ पंक्तियां हैं जिनको याद करना पड़ता है, लेकिन आप यदि उसको भी अपनी भाषा में लिख देंगे तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। आप बस परिभाषा सही लिखें, अपनी आपकी उम्र के हिसाब से बोला। बच्चों को तो हम कहते हैं याद करो, है ना। सर लिख लेंगे। सर एक अंतर और याद आ गया बोधगम्य और वस्तुनिष्ठ में, कि वो लिखित होता है और ये मौखिक होता है। ये परफेक्ट आया है। ये हमने लिखा तो है हमने सिंपल लैंग्वेज में लिख लिया था, लेकिन ये एग्जैक्ट वर्ड्स हैं। एक शब्द आ जाएगा तो ऐसे ही तो अंतर निकालने पड़ते हैं। ये बिल्कुल देखो लिखित, ये मौखिक, तो ऐसे अंतर निकालेंगे तो आपका मतलब टीचर को, परीक्षक को दिखेगा कि देखो कितना गहराई से समझाया इनने अंतर। और यही तो भावासन परक होते हैं प्रश्न। भावासन परक प्रश्न कैसे होते हैं, यही होते हैं, अंतर निकालना। जैसे समूह शब्द दो जगह प्रयोग हुआ तो दोनों जगह में समूह का क्या अर्थ है, तो अंतर आपको तभी आएगा जब आपको भाव भाषित हुआ होगा, है ना। मतलब 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं, तो यहाँ समूह जो है, यहाँ सत्ताएं द्रव्य की भिन्न भिन्न है, लेकिन क्षेत्र एक है। क्षेत्र एक है इसलिए समूह कहा, लेकिन सत्ताएं सबकी अलग अलग। और वहां जो है गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, वहां वस्तु भी एक है, सत्ता भी एक है, भले नाम दो है, द्रव्य और गुण नाम दो हैं, संज्ञा संख्या लक्षण प्रयोजन की दृष्टि से भेद करते हैं, लेकिन सत्ताएं एक हैं, है ना। तो एक सत्ता को बताने के लिए यहाँ समूह शब्द का प्रयोग है, तो अंतर हो गया ना। यहाँ भिन्न सत्ता है, यहाँ एक सत्ता है। अब आपकी वो क्या नाम से, मतलब शास्त्रीय भाषा में बोलेंगे, जैसे निधि जी बोल रही थी फोन पर कि इसमें एक क्षेत्रावकाश संबंध है 6 द्रव्यों में, और द्रव्य और गुण में तादात्म्य सिद्ध संबंध है। तो मैंने कहा आप तो समझ लो, बच्चों को ये शब्द प्रयोग नहीं करना, नहीं तो बेचारे सोचेंगे कि कौन सा शब्द आ गया। बचा लिया सर आपने। जाएगा
एक क्षेत्र तो समझ में आ जाएगा, लेकिन ये हमने भी समझा है तो हाँ, तो जैसे कि किसी ने बोला था एकत्व महत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व, तो हमने बोला था ना कि अपन को ऐसे शब्द नहीं प्रयोग करना है जो बच्चों ने नहीं सुने हो या उनके लिए कठिन पड़ जाए, वो उन्हीं में उलझ जाएंगे बेचारे। अपन को थोड़ी उनके लेवल की भाषा का प्रयोग करके समझाना है। हाँ, यदि कभी कोई शब्द आ जाए तो घबराना नहीं है, फिर आपको समझाना पड़ेगा। तादात्म्य सिद्ध संबंध शब्द आ जाए मान लो आपके पढ़ाते हुए, तो आपको बताना पड़ेगा कि दोनों की सत्ताएं एक हैं, दोनों एक ही वस्तु हैं, द्रव्य और गुण में द्रव्य और गुण एक ही स्वरूप वस्तु हैं, एक ही स्वरूप है, ऐसा आपको समझाना भी पड़ेगा। एकत्व महत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व तो निकल भी जाए कदाचित, वैसे तो कोशिश करें अवॉइड करें इन शब्दों को अभी छोटे बच्चों के लिए, लेकिन आ जाए तो फिर आपको समझाना होगा कि एकत्व क्या होता है। जैसे शरीर और आत्मा को एक मानना एकत्व हो गया, है ना। ममत्व जैसे वस्त्रों को धन संपदा को अपना मानना, ऐसे आपको सरल भाषा में समझाना पड़ेगा। कर्तृत्व कर्ता मानना कि मैं धन कमाने वाला हूँ, मैं दुनिया को किसी को मार्गदर्शित करने वाला हूँ, मैं परिवार को चलाने वाला हूँ, मैं भोजन बनाने वाला हूँ इत्यादि, मैं बोलने वाला हूँ, मैं पढ़ाने वाला हूँ, ये कर्तृत्व हो गया क्योंकि मैं तो जीव हूँ, ये तो पुद्गल की क्रियाएं हैं, है ना। और भोक्तृत्व मैं पर को भोगने वाला हूँ, भोजन आदि सब चीजों को भोगने वाला हूँ, जबकि मैं जीव हूँ और वो पुद्गल है। और हमने पढ़ा था कि मैं जीव हूँ, शरीर अजीव है, मुझ में ज्ञान है, शरीर में ज्ञान नहीं है, मैं ज्ञान से जानता हूँ, शरीर को जानता नहीं है, इसलिए दोनों भिन्न भिन्न है। जब भिन्न भिन्न है तो मेरा उनके साथ कोई भी संबंध कैसे हो सकता है, ऐसे आपको समझाना पड़ेगा। तो अपन कोशिश करें कि अभी जिस स्तर के बच्चे हैं उस स्तर की भाषा का हम प्रयोग करें। तो वो प्रैक्टिकल में जब बच्चे सामने आए उनकी एज ग्रुप के हिसाब से अपने आप ही हम सेट हो जाएंगे। फिर अभी तो कोई है नहीं ना, तो जी मैंने देखा है कुछ जैसे जो प्रवचन करते हैं और जो बड़ों को पढ़ाते हैं, तो उनकी भाषा ऐसी बन जाती है कि वो छोटे बच्चों के सामने भी आते हैं तो वो भाषा में बोलने लग जाते हैं, तो वो फिर उन बच्चों के सामने फेल हो जाते हैं, है ना। तो अब कोई विद्वान ऐसे होते हैं कि बच्चों के पास बीच में बैठे तो बच्चों जैसी भाषा का प्रयोग करेंगे, बड़ों के बीच में बैठ जाए तो बड़ों की भाषा का प्रयोग करें। मतलब वो शिक्षक की यही तो जागरूकता है, ये गुण है ना जागरूक, ये भी एक जागरूकता का गुण है कि हमारे सामने कौन बैठा है, किस स्तर का व्यक्ति है और वो कितनी शब्दावली जानता होगा। जैसे हम बड़ों के बीच में बैठे हैं तो इष्ट अनिष्ट शब्द का प्रयोग करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चों के सामने इष्ट अनिष्ट प्रयोग करेंगे तो हमें समझाना पड़ेगा इष्ट भला बुरा करना पड़ेगा का मतलब क्या है ना। इष्ट का अर्थ है अनुकूल भाषित हो, मतलब जो हमारे मन को अच्छा लगे, और अनिष्ट का अर्थ है कि जो हमारे मन को बुरा लगे। अब 6 द्रव्यों में से कौन से द्रव्य इष्ट हैं, कौन से अनिष्ट हैं, आप बताओ। जैसे मूर्त अमूर्त का भेद है, जीव अजीव का भेद है ना, ऐसे इष्ट अनिष्ट का भेद करके बताओ कौन से द्रव्य इष्ट हैं, कौन से द्रव्य अनिष्ट हैं। द्रव्य सर इष्ट अनिष्ट दोनों ही नहीं है सर, द्रव्य तो द्रव्य ही है। अनु जी आप बताओ। सर मेरा ही जीव द्रव्य इष्ट है मेरे लिए, तो बाकी नहीं अनिष्ट है ही नहीं, वो तो स्वतंत्र वस्तु स्वातंत्र है। निधि जी का उत्तर सही हो गया। कविता जी कुछ डॉक्टर पीएचडी के हिसाब से बताएंगे गहरा उत्तर। नहीं सर, ऐसा कुछ दिमाग में नहीं है क्योंकि ये प्रश्न कभी आया नहीं दिमाग में। लोग उसी से मिलके बना है तो फिर हम उसमें इष्ट अनिष्ट की बात कर नहीं सकते, क्योंकि अगर हमने जीव की बात भी करेंगे ना, चलने में ठहरने में गमन, तो वो आकाश भी काम तो सभी आ रहे हैं, तो इष्ट अनिष्ट की बात हम इसमें लगा नहीं सकते। कई बार मतलब अभी मेरा टोन बदल गई इसलिए आपको जल्दी समझ में आ गया निधि जी को। तो मैं जब फ्लो में बोलता हूँ कि बताओ इन 6 द्रव्यों में वो मूर्त अमूर्त, फिर वो बताते रहते हैं, फिर जीव अजीव बताते रहते हैं, फिर मैं पूछता हूँ इष्ट अनिष्ट तो सोचने लग जाते हैं मेरा इष्ट है बाकी सब अनिष्ट है। अरे अनिष्ट कैसे हो गए, कोई अनिष्ट कैसे हो गया, भिन्न है।
आश्रय करने योग्य नहीं है, लेकिन अनिष्ट थोड़ी है। अनिष्ट मतलब बुरे थोड़ी है कोई। परमात्मा में तो पर द्रव्य है, पर वो भी अनिष्ट हो जाएंगे। अनिष्ट हो जाएंगे तो वो बुरे हो जाएंगे फिर। तो बुरे का भेद नहीं किया है ना, स्व पर का भेद किया है, लेकिन अच्छे बुरे का भेद नहीं किया। तो फिर हमें अच्छे बुरे, इसलिए तो मिथ्यात्व के कारण इष्टनिष्ठ की कल्पनाएं होती है। यदि इष्टनिष्ठ ही होते विश्व में पदार्थ और हम इष्टनिष्ठ ही मानते तो सम्यक दर्शन हो गया ना। तो इष्टनिष्ठ है ही नहीं और हम मानते इष्टनिष्ठ, ये हमारा मिथ्यात्व है। इसलिए लिखा मिथ्यात्व कारण जब पर पदार्थ इष्टनिष्ठ भाषित होते हैं तो कसाएं उत्पन्न होती है। इसलिए कोई विश्व में कोई पदार्थ इष्टनिष्ठ नहीं है ना, लेकिन हम मानेंगे तो हमें कसाएं उत्पन्न होंगी। कसायों से बचना है तो हम जो वस्तु का स्वरूप है उसको समझें, ठीक है ना। चलिए, तो इस तरह हमने प्रशिक्षण निर्देशिका के अंदर जो शब्द आए हैं, पारिभाषिक शब्द आए हैं, उनके अंतरों पर विचार किया और कैसे उनकी परिभाषाएं वगैरह तैयार करना है उस पर भी विचार किया, ठीक है ना। अब इसके आगे और कुछ करना है। ये पहले अपन प्रशिक्षण निर्देशिका के अंदर बात कर रहे हैं, इसमें कुछ और रह गया हो जो आपको समझना हो। सर इसका हम सैंपल पेपर ले सकते हैं अभी? सैंपल पेपर है आपके पास? नहीं है ना सैंपल पेपर पीछे? हाँ दिया है। तो उसको हम मिलके करेंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं, आप अपने अपने करो इंडिविजुअल, फिर डिस्कस करो कि हमने ये निकाला, हमने ये निकाला। एक प्रश्न और 2-3 प्रश्न और रह गए, वो और कर लेते हैं, फिर देखते हैं। ठीक है। पहला प्रश्न, किसी भी कार्य को करने के लिए कौन सी दो बातें आवश्यक हैं? किसी भी कार्य को करने के लिए कौन सी 2 बातें आवश्यक हैं? बताइए। सबसे पहला पेज मंगलाचरण के नीचे। हाँ बोलिए। वैज्ञानिक विधि और तत्संबंधी कुशलता। हाँ थोड़ा सा और सुधार करिए। तत्संबंधी कार्य कुशलता। व्यवस्थित वैज्ञानिक विधि, व्यवस्थित शब्द भी होगा है। अब देखा जी। हाँ, व्यवस्थित वैज्ञानिक विधि और तत्संबंधी कार्य कुशलता, ठीक है। ये हो गया। प्रश्न समझ में आया था कि नहीं? अब दूसरा प्रश्न, अध्यापक में कौन से गुण होने चाहिए? कौन से गुण होने चाहिए? सर इसमें वैसे तो जागरूक, मननशील और मनोवैज्ञानिक है, पर उसको और बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो भी ऐड करना पड़ेगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो अलग प्रश्न है। ये गुण पूछे हैं, अध्यापक के गुण। तो जागरूक, मननशील और मनोवैज्ञानिक होना चाहिए, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, आज हमें कैसे अध्यापकों की आवश्यकता है? कुछ लोग यही वाले 3 पॉइंट बोलने लग जाते हैं। तो कैसे अध्यापक में, यद्यपि वो 3 गुण भी होने चाहिए, लेकिन वो गुण अलग चीज हो गई। आज हमें कैसे अध्यापकों की आवश्यकता है? जागरूक, मननशील, मनोवैज्ञानिक तो अध्यापक को होनी चाहिए, लेकिन आज कैसे अध्यापकों की आवश्यकता है? तो उसके अंदर 3 पॉइंट्स हैं। एक तो ये जो वीतराग विज्ञान के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न कर सकें, उन्हें सामान्य तत्व ज्ञान करा सकें और सदाचार से युक्त हो नैतिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित कर सकें। ठीक है, आज हमें ऐसे योग्य अध्यापकों की आवश्यकता है। पॉइंट नंबर 1, जो छात्रों को वीतराग विज्ञान के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न कर सकें। दूसरा, उन्हें सामान्य तत्व ज्ञान करा सकें। तीसरा, जो उन्हें सदाचार से युक्त नैतिक जीवन जीने के लिए, बिताने के लिए प्रेरित कर सकें। ऐसी व्यवस्थित भाषा लिखें तो और अच्छा रहेगा। चलिए, बहुत अच्छा। तो अब इसके बाद आ गया कि अध्यापक को सदैव किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अध्यापक को कक्षा में, ये शब्द भी है, अध्यापक को कक्षा में सदैव
किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो वो 9 पॉइंट वाला है। और 5 पॉइंट याद करने का तरीका बताया था और 4 का भी याद करने का तरीका बताया था। दृष्टि, मध्यम स्वर, पूर्व ज्ञान और निधि जी, जिज्ञासा और सामूहिक प्रश्न और व्यक्तिगत उत्तर। व्यक्तिगत उत्तर। अब बोलिए, ये 5 हो गए, बाकी वो शिक्षण सूत्र कहलाते हैं। सरलता से कठिनता की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, 3 और एक और उदाहरण से सिद्धांत की ओर। इनका क्रम भंग हो जाए तो चिंता नहीं करना, लेकिन पॉइंट क्रम तो भंग ही हुआ है सर। हाँ, पॉइंट्स पूरे आना चाहिए, है ना। चलिए अब 5 और बोलिए, पहले वाले। हाँ बोलिए। पहला है दृष्टि सभी छात्रों पर होनी चाहिए। अध्यापक की दृष्टि सभी छात्रों पर होनी चाहिए, ठीक है। पढ़ाते समय छात्रों के स्तर या पूर्व ज्ञान का अंदाजा होना चाहिए या मूल्यांकन होना चाहिए। ठीक है, ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन मध्यम स्वर वाला आएगा दूसरे नंबर पे। अध्यापक का स्वर ना तो अति तीव्र ना अति मंद, वरन मध्यम होना चाहिए। और जिज्ञासा, जिससे सभी छात्रों को स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके। चौथा, उनके मन में जिज्ञासा उत्पन्न, ये पॉइंट मुझे याद नहीं है। तीसरा वाला हो गया ना, छात्रों के पूर्व ज्ञान और स्तर को ध्यान में रखकर अपनी बात समझानी चाहिए। और विषय को इस तरह उठाना चाहिए प्रस्तुत विषय के लिए जिज्ञासा उत्पन्न हो। हाँ, ठीक है। 5वां है, 5वें को आप बड़ा मत देखो, छोटा ही देखो। इसमें हमेशा सामूहिक होने चाहिए और व्यक्तिगत होना चाहिए। और इसमें ही और पॉइंट है, वो अपनी भाषा में लिख सकते हैं कि जब प्रश्न का उत्तर एक व्यक्ति नहीं दे पा रहा है, एक छात्र नहीं दे पा रहा है, तो दूसरे से 2-3 किसी अन्य छात्रों से भी पूछना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है। अब ये बाकी शिक्षण सूत्र जो आपने बोले दिए पहले, 5 के बाद 4 शिक्षण सूत्र, इस तरह 9 पॉइंट याद हो गए। चलिए, और एक और प्रश्न है, शिक्षण कैसी प्रक्रिया है? बोलिए तनु जी, शिक्षण कैसी प्रक्रिया? इसमें वो 3, हाँ ये था ना, 3 केंद्र बिंदु, त्रिमुखी प्रक्रिया। पहले तो यहाँ यही आएगा, त्रिमुखी प्रक्रिया। फिर पूछा जाएगा कि वो केंद्र, शिक्षा के केंद्र बिंदु, 3 केंद्र बिंदु कौन से हैं? तो आप शिक्षक, छात्र और विषय। बहुत अच्छा, शिक्षक, छात्र, विषय। तो इस तरह से ये सभी प्रश्न अपने तैयार हो गए। ये प्रश्न आएंगे और जितने पारिभाषिक शब्द हैं उनमें से किसी की परिभाषा आएगी, और फिर जो थोड़े से सिमिलर हैं, मतलब थोड़े नजदीकी है जिनमें, है ना, उनमें आपस में क्या अंतर है, वो अंतर प्रदर्शन करने के लिए आता है। अब आप देखें, पेपर निकाल लीजिए, जिसमें ध्यान रखना, पाठ योजना के पॉइंट से कंटिन्यू याद रहना चाहिए। अभी तो आपके पास किताब रहती थी, है ना, अब आपको किताब नहीं रहेगी आपके पास, तो सर पाठ योजना बना ली ना, तो हम एक के बाद एक उसमें आ गए। पहले क्या करना, फिर क्या करना, फिर क्या करना, याद रहेगा तो आप जल्दी जल्दी लिख पाएंगे, टाइम में पूरा कर लेंगे। ऐसे पाठ निर्देश में क्या क्या करना है वो आपको बता ही दिया था, है ना। आप देखिए उस पाठ के अंदर कितने पारिभाषिक शब्द आ रहे हैं, भाग आपको मिलेगा, पाठ आपको मिलेगा, और पहले से आपने सारे पाठ तैयार कर रखे। जैसे मान लो कोई पाठ मिला आपको, मान लो अभी द्रव्य गुण पर्याय मिला था, तो आप देखिए उसमें कितनी परिभाषाएं आई हैं। तो पहला प्रश्न, पहला हो गया पॉइंट, निम्नलिखित परिभाषाओं को स्पष्ट किया जाएगा। फिर आप पारिभाषिक शब्दों के नाम लिख दो, विश्व, द्रव्य, गुण, पर्याय, है ना। फिर आया सामान्य गुण, विशेष गुण, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अवलंबत्व, प्रदेशत्व, हो गया। इतने पारिभाषिक शब्द आए हैं उसमें, वो हमने लिख दिए पहले पॉइंट में। दूसरा पॉइंट,
कोई अंतर बता दीजिए, तो किन किन में अंतर बताया जाना चाहिए। तो यहाँ तो सामान्य गुण और विशेष गुण, सामान्य गुण विशेष गुण में अंतर बताएंगे, है ना। तीसरा पॉइंट बना दो कि इसको जानने से लाभ क्या है, आखिरी में दिया ना लाभ पाठ के। तो आपको पहले से तैयारी होना चाहिए, पाठ तो आपने सारे पढ़ ही लिए हैं और आपने मुख्य बिंदु सबके निकाले ही हैं, तो आपको पता ही होना चाहिए कि इस पाठ में कौन सी बातें हमें निर्देश में लिखनी है। तो एक हो गया लाभ, है ना। और क्या हो सकता है, और वो चार्ट, एक चार्ट बना दीजिए, जैसे कि विश्व, फिर द्रव्य, गुण, पर्याय, ऐसा द्रव्य में 6 द्रव्य होते हैं, वो आप पहले पढ़ चुके हैं ना द्रव्य वाले पाठ में, तो आपको नाम याद है तो आप लिख सकते हैं। यहाँ गुण में सामान्य गुण विशेष गुण, पर्याय के भेद आए ही नहीं यहाँ, तो गुण में सामान्य गुण विशेष गुण, तो सामान्य गुण में लिख दो 6, अनेक परंतु मुख्य 6, और 6 के नाम लिख दो। इसके बाद विशेष गुण में आप चाहें तो लिख दो जीव का ज्ञान दर्शन, पुद्गल का स्पर्श रसगंध वर्ण, ऐसे आपको याद हो तो वो भी आप लिख सकते हैं लाइन से। तो ये चार्ट बन गया आपका, ठीक है ना। आपको आइडिया रहेगा तो आप फटाफट बना लेंगे। ऐसे कोई भी पाठ आ जाए तो आप इनमें इन बातों का ध्यान रखें। और एक पॉइंट और बन जाएगा भावासन और जीवनोपयोगी के लिए। भावासन में आ जाएगा वो समूह वाला पॉइंट है इसके अंदर। 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं और गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। तो यहाँ समूह शब्द के अंतर को स्पष्ट किया जाएगा, और आपको आता है समूह शब्द का अंतर, तो आप वहां लिख दो कि इसमें 6 द्रव्यों वाले में ये सत्ताएं अलग अलग हैं, क्षेत्र एक है, और वहां नाम अलग अलग हैं लेकिन सत्ता एक है। द्रव्य और गुण में नाम अलग अलग हैं लेकिन सत्ता एक है। इस तरह अंतर स्पष्ट किया जाएगा। ये भावासन हो गया। एक आज जीवनोपयोगी भी ले सकते हैं, कोई घटना बता के, वहां जितना समय रहे उस हिसाब से आप करना, है ना। और ज्यादा विस्तार में मत पढ़ना, अपने मन को कंट्रोल रखना। जैसे डॉक्टर कविता जी कह रही थी कि मैं विस्तार तो कर सकती हूँ, संक्षेप करने की थोड़ी अभी आदत नहीं है, मतलब, या फिर हाँ सर, टीचिंग करे अभी छोटा है ना, अभी जो परमागम का पढ़ाना अलग होता है, जब क्लास टीचिंग होती है वो अलग होती है, तो वो मुझे अभी 6-7 साल हो गए छोड़े हुए। तो इसमें क्या है, अध्यापक को सब कलाओं में पारंगत होना चाहिए कि यदि उसी विषय को 1 घंटे में समझाना है तो 1 घंटे में समझाना आना चाहिए। उसी विषय को यदि 10 मिनट मिले तो 10 मिनट में, 5 मिनट मिले तो 5 मिनट में, 2 मिनट मिले तो 2 मिनट में, फिर सार निकलता जाएगा कि कौन सी मुख्य बात बताना है। जैसे पाठ योजना में विस्तार है और पाठ निर्देश में संक्षेप है, लेकिन कोई कमी नहीं है पाठ निर्देश में, सभी मुख्य बातें उसमें हमने लिपिबद्ध कर ली है। जो पाठ पढ़ाते समय हमें विशेष रूप से ध्यान देना है, ऐसा ना हो कोई पॉइंट मिस हो जाए। तो हम ये शॉर्टकट निकाला गया है पाठ निर्देश, जिसको हम तैयार कर लेंगे और जिससे हम पाठ अच्छे से पढ़ा सकेंगे। बाकी तो हम अभ्यस्त हो गए हैं, तो पता ही है कि अनुवृत्ति कैसे बांटनी है, क्या करना है, मुख्य बिंदु क्या है, सब पता है। तो वो एक शॉर्टकट तरीका है पाठ निर्देश, है ना। जैसे एक बार मुझे पंचकल्याण हुआ था ना पिछला भी कुछ साल पहले, यहाँ बुलाया था, 15 मिनट समय दिया था गोष्ठी में, 15 मिनट बोलना है। अब जब मेरा नंबर आया, जब तक दूसरे विद्वानों ने थोड़ा ज्यादा समय ले लिया, मेरा नंबर आया तो बोले यार 5 मिनट में कर देना। अभय जी बोले 5 मिनट में कर देना, ठीक है। 5 मिनट में निचोड़ के रख दिया विषय। अभय जी कहते हैं वाह यार, मतलब तो आप में ये कला होना चाहिए, उसी विषय को आप कैसे निचोड़ें, मतलब उसका सार निकालें, और उसी को आप 1 घंटे में समझाते रहें। फिर उसमें एग्जाम्पल आएंगे, उदाहरण आएंगे, फिर उसको आप और एक्सप्लेन करेंगे तरह तरह से, तो वो विस्तार होता जाएगा। तो ऐसे अपन को सब सीखना है। तो अब वहाँ परीक्षा है, तो आपको ज्यादा समझाने की मुख्यता नहीं है। अभी आपने ठीक है 35 पेज में बनाई पाठ योजना, लेकिन वहां आपको 15 पेज में बनाना चाहिए, या और कम 10 पेज में बनाओ, है ना।
अभी आपका माइक म्यूट है। लिमिट डालेंगे क्या वहाँ पे? नहीं, हम नहीं डालेंगे, आप तो बनाओ 35 पेज में, टाइम लिमिट रहेगी हमारी तो। ठीक है। तो बनाओ, हमारे क्या जा रहा है, लेकिन आप उतने टाइम में लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे आपको सोचना है ना। तो इसलिए अपनी स्पीड, अपने टाइम सबको कैलकुलेट करते हुए हम ऐसा तरीका निकालें जिससे कि हमारा पूरा पेपर हो जाए। मान लो आपने पाठ योजना तो बड़ी बना दी, लेकिन पाठ निर्देश छूट गया तो 10 नंबर गए। नहीं सर, हम एक प्रैक्टिस सेशन देखेंगे एग्जाम का। तो सर हो ये जाएगा हमें बनाना है 1 घंटे में और फिर स्कैन करके अपलोड करना है। वही तरीका जैसे हमने पर असाइनमेंट स्कैनिंग का टाइम तो अलग रहेगा ना, क्योंकि उसमें भी टाइम लगता है। ठीक है, दे देंगे बस तो इतना। सर ये सब हम इकट्ठे बनाएंगे, हाँ, मतलब ऐसी क्लास में। अभी योजना चल रही है, लेकिन अब उसमें क्या कठिनाइयां, हम लोग तो ऐसे ही करते हैं कि एक यहाँ पर ये स्क्रीन शेयर का ऑप्शन है ना, स्क्रीन शेयर में गए और वहाँ पेपर है, पेपर को अपन ने ओपन कर दिया, शो कर दिया, पेपर आपको दिख रहा है और आप हमें दिख रहे हैं, तो जूम पे ही ठीक है। लिखते हुए सबमिट कर देंगे। और दूसरा तरीका ये है कि जैसे 7 बजे पेपर है तो आपको हम PDF शेयर कर लेंगे पेपर की, और टाइम पर आपको कंप्लीट करके और सबमिट करना होगा। तो उसमें सर धर्म का एग्जाम है, चीटिंग भी नहीं कर सकते। हाँ, इसलिए तैयारी हम करनी है। परमागम में भी तो करते हैं ऐसा, उसमें भी, क्योंकि ये तो हमारा कॉन्शियस है ना, हम पाप तो पढ़ा रहे हैं, पाप ही कर रहे हैं। इसमें कौन सा हमको मेडल मिल जाएगा, और नहीं भी करेंगे तो क्या पड़ जाएगा। हाँ, मुख्य बात है कि अपन को सीखना है। हाँ, हम तो अपनी चेकिंग कर रहे हैं ना, अपनी पर्सनल चेकिंग है, ठीक है। तो आप कविता जी को संक्षेप करना आया कि नहीं? तो कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। 10 में कैसे कन्वर्ट करेंगे? अभी मेरा उद्देश्य है ना कि मेरे को हर लेवल को सोच करके कि नहीं, मैं अपना एक बार तैयारी कर रही हूँ ना, तो मैं अच्छे से उस बिल्कुल प्रॉपर अपने आप को क्लास में फील करके लिख रही हूँ। तो वो एक तो मेरे को लगता है तो सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिल रहा है। सही है, सही है। के अंदर तो ठीक है, मेरी अपनी तैयारी है, कोई खास बात नहीं है उसमें। ठीक है, क्या करेंगे, जैसे विचार विश्लेषण है तो एक पॉइंट, एक बिंदु जो है हमने अच्छे से स्पष्ट कर दिया, उसको भी बहुत लंबा नहीं, जितना उदाहरण देके सिद्धांत समझाना है उतना हमने संक्षेप में स्पष्ट कर दिया। उसके बाद के बिंदुओं को हमने लिख दिया और वो नीचे लिख दिया कि इन परिभाषाओं को भी इसी तरह समझाया जाएगा, नोट लिख दो, तो ये सॉल्व हो गया आपका काम। और हमें पता चल गया कि ऐसे ये बाकी परिभाषाओं को भी समझाएंगे। उनके कोई मुख्य उदाहरण हो आपके दिमाग में कि ये देंगे हम उदाहरण, तो आप उनकी हिंट्स लिख दो, लेकिन सबको नहीं समझाना, एक समझा लो, बाकी सब सॉल्व, ठीक है ना। और हो जाएगा सर, फिर आगे जाएंगे। और देखो, जैसे पूर्व पाठ मूल्यांकन हो रहा है, तो आप जैसे पिछला पाठ है तो उसके पाठ के अंदर 4 अनुमिति बनाई थी ना आपने, तो एक एक अनुमिति का एक ले लो। एक सामान्य बता रहा हूँ कि मतलब दो 3 प्रश्न, 4 प्रश्न से ज्यादा नहीं लिखना, और एक भावभाषण परक और एक जीवन उपयोगी। तो अपनी मतलब एक प्रोसेस पूरी हो गई कि ये इस प्रोसेस से पढ़ाया जाएगा, है ना। 2-3 प्रश्न लिख दिए, वो पारिभाषिक और मुख्य, और बाकी एक भावभाषण, एक जीवन उपयोगी, एक। तो हमें पता चल गया कि आप सब तरह के प्रश्न कराने की आपको ध्यान में है, प्रोसेस मालूम है। ऐसे ही सभी चीजों में अभी तो आपने 3-4 ऐसे भी लिख दिए, भावभाषण वाले भी 3-4 लिख दिए, जीवनोपयोगी 3-4 लिख दिए। अब ऐसा नहीं करना, एक लिखना, एक। सर बोधगम में कितने लिखने हैं आप बता रहे हैं? बोधगम में तो बोधगम में की नहीं बताई मैंने पूर्व। अच्छा। बोधगम में तो जैसे उस अनुमिति में जितने प्रश्न बन रहे हैं वो सब लिखने पड़ते हैं। अच्छा। हाँ, वस्तुनिष्ठ में एक अपन लिख देंगे और उसको अपन इसी तरह सभी परिभाषाओं को तैयार कराया जाएगा।
बाद फिर वो भावभाषण और जीवनोपयोगी, तो ये बोला है कि मैंने भावभाषण वाला एक लिखना, जीवनोपयोगी ठीक है। एक लिखना, जिससे कि प्रोसेस पूरी हो जाए कि हाँ इसके बाद इनको पता है कि भावभाषण वाले भी होते हैं और जीवनोपयोगी वाले होते हैं। लेकिन कितने हो सकते हैं, कितने ही हो सकते हैं, वो तो एक मुख्य लिख दो जिससे हमें प्रोसेस मालूम चल जाए कि आपको मालूम है सब। ठीक है ना? सर ये सॉरी, हाँ, आप कंटिन्यू कीजिए सर, मैं बाद में पूछती हूँ। ऐसे ही अगले अनुमिति में जब जाएंगे तो बहुत सारा पूर्ववत है, तो पूर्ववत लिखना है ना? ऐसे अगले दिन में जाएंगे तो आपको फिर एक ही अनुमिति में पूरा पाठ कर देना। मतलब अपन ने कुल मिला के 3 अनुमिति बनाई, या फिर 2 अनुमिति तो यहाँ हो गई पहले दिन में, और दूसरे दिन में जो 2 अनुमिति हैं उसको अपन एक में ही कन्वर्ट कर देंगे, जिससे कि आपको अगली और एक चौथी अनुमिति के लिए जो वापस पूर्ववत या जो भी लिखना पड़ता वो नहीं लिखना पड़ेगा, उतना टाइम बचेगा। तो ये आपको इंस्ट्रक्शन देंगे पंडित जी, है ना, कि आप दूसरे दिन को एक ही अनुमिति में पूरा कर दें, तो आपका थोड़ा समय और बच गया, है ना? ऐसा करना। सर अभी हमारा ये निर्देश सबमिशन हो जाएगा ना, फिर हम एक सैंपल बनाएंगे पाठ योजना का और हमको किस तरह से कैसे लिखने का है, तो वो एक क्लियर पिक्चर हो जाएगी सर। हाँ, अब आप पाठ निर्देश प्रशिक्षण निर्देशिका में जो पेपर दिए हैं उसको देख लें। ये शिक्षण पद्धति है, उसमें 2 पार्ट में है। पहले पार्ट में 24 प्रश्न हैं, जिसमें सब तरह के हैं, यहाँ सही गलत वाले भी हैं और भी तरह के हैं, ऐसे विकल्प 4 विकल्प वाले हैं। तो वो जो विकल्प ऐसे जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, वो प्रश्न तो आपके यदि आपको अच्छे से आते हैं तो 10 मिनट में आपको कंप्लीट हो जाएगा। सर हमको एग्जाम में फिर नंबर ही लिखने होंगे ना, जो आंसर राइट आंसर उसका नंबर लिख दें इंस्टेड ऑफ राइटिंग द होल सेंटेंस। वो पिछली बार जो हुआ था वैसे यदि होगा तो आपको वो पेपर अलग मिलेगा, ठीक है, और उसमें ही आपको फिल करना है, राइट जो भी है फिल करना होगा। ऑब्जेक्टिव जैसे हम लोग परमागम में एक गूगल फॉर्म, आपके लिए हम लोग सोच रहे हैं, अब देखते हैं कि गूगल फॉर्म में यदि हो जाए वो, तो आप उसको वो करेक्शन इजी हो जाएगा ना सर। हाँ। और दूसरा जो रहेगा वो रिटर्न वो लिखना है, ऐसा हम सोच रहे हैं कि ऐसा कर लें, है ना? तो 2 पार्ट में हो गया। दूसरे पार्ट में रहेगा इसमें जो पारिभाषिक शब्द प्रश्न उत्तर ऐसे रहेंगे, सिद्धांत वाली की बात चल रही है अभी, तो 3 भागों के अंदर से रहेगा ये। अब इसके बाद है अपना दूसरा शिक्षण पद्धति वाला, इसमें भी ऐसे ही है, पहले शुरू में आएंगे इसी तरह के छोटे छोटे प्रश्न 4 विकल्पों के या सही गलत या इस तरह के, और दूसरा जो रहेगा उसमें कुछ अंतर स्पष्ट करवा सकते हैं या कोई परिभाषा पूछ सकते हैं, और आखिरी में 2 प्रश्न ये अनिवार्य हैं, रहेंगे ही। जो पहला रहेगा पाठ निर्देश बनाइए, 2 पाठ देंगे उनमें से एक का निर्देश बनाइए, और आखिरी रहेगा जिसमें पाठ योजना बनाइए, तो उसमें भी 2 ऑप्शन रहेंगे, 2 पाठ दिए जाएंगे उनमें से एक की योजना बनानी है, पाठ योजना। यहाँ अंतर में गद्य शैली पद्य शैली में अंतर पूछा गया है, तो वो भी अपन डिस्कस तो कर ही लिया। चलो बता दो और गद्य शैली और पद्य शैली में क्या अंतर है? गद्य का पाठ सीधा होता है, आपने तो बोला था, पर वो लगातार लिखा रहता है, क्या आप कहेंगे? और पद्य छंद में या उस तरह का क्या कहेंगे, एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं, वहां पर होता है। आदर्श वाचन के अंदर निकालिए, वहां लिखा होगा कि गद्य पाठ किसे कहते हैं, पद्य पाठ किसे कहते हैं, है ना? तो अंतर भी आ जाएगा अपने आप, उनको पढ़ेंगे तो अंतर भी स्पष्ट हो जाएगा। हाँ, विराम चिन्ह, अर्धविराम, पूर्ण विराम आदि करते हैं पद्य शैली के अंदर, उतार चढ़ाव के साथ छंदानुसार, पर इसको हमको अलग अलग पॉर्ट्स में डालना अलग अलग तरह से। गद्य शैली के अंदर और पद्य शैली है,
आप एक बार पढ़िए ना वो परिभाषा। गद्य शैली में विराम, अर्धविराम और पूर्ण विराम आदि का ध्यान रखते हुए वाचन किया जाता है। पद्य शैली में अध्यापक आवश्यक उतार चढ़ाव के साथ तथा छंदानुसार स्वर और लय के साथ गाकर पढ़ते हैं। हो गए 3 पॉइंट। यदि गला अच्छा ना हो तो पद्य को स्वर और लय के साथ बिना गाए ही पढ़ना ठीक रहेगा। पद्य पाठ कविता होती है, गद्य पाठ है, इसमें गद्यांश होते हैं, मतलब ऐसे पंक्तियां होती हैं, वाक्य होते हैं, है ना। ये निबंध जैसा लिखा हुआ है, ऐसा लिख सकते हैं? हाँ, ये निबंध भी गद्य पाठ हैं, लेख होते हैं, गद्य पाठ होते हैं, और गद्य पाठ पढ़े जाते हैं, है ना, लेकिन पद्य पाठ गाए जाते हैं। और गद्य पाठों में ये शैली अकेली पूछी है क्या उसमें? नहीं तो गद्य पाठों में सिद्धांत, परिभाषाएं, सिद्धांत, तथ्य सब होते हैं, लेकिन उसमें ये गद्य पाठ और पद्य पाठ में अंतर नहीं पूछा है, शैलियों में अंतर पूछा है। ठीक है, शैली में ही अंतर बताएंगे। आपकी आवाज नहीं आ रही तनु जी? अच्छा, कोई बच्चे से बोल रहे हैं, बोलो बोलो। नहीं सर, वो मैं यहाँ बात कर रही थी। हाँ ठीक है। तो इस तरह उसमें जो लिखे हैं, इसमें विराम चिन्ह आदि का ध्यान रखते हुए उचित आरोह अवरोह के साथ पढ़ा जाता है और उसमें गाया जाता है ना, एक लय से गाया जाता है। ऐसे अपन अंतर निकाल सकते हैं। अब चूंकि वहाँ प्रश्न पत्र में लिखा हुआ है तो कदाचित कभी आ जाए तो हम तैयारी कर लें। नहीं आएगा क्योंकि उसमें दिया है ना। नहीं, अभी हम गेस्ट पेपर बनाएंगे ना आपका। अच्छा ठीक है। तो इस तरह से पेपर पर भी डिस्कशन कर लिया हमने, उसके टाइमिंग को कैसे मैनेज करना है ये भी समझ लिया। पहले तो प्रॉपर याद हो, जैसे पाठ योजना, पाठ निर्देश, तो पूरे व्यवस्थित याद होना चाहिए। ये याद नहीं होना चाहिए, ये याद करना जरूरी नहीं है कि कौन से पाठ की आई तो उसको रट्टा मानना है, क्योंकि वो तो पता ही नहीं आपको। लेकिन ये याद होना चाहिए कि प्रोसेस क्या है, वो फटाफट आना चाहिए। और कुछ चीजें, कुछ पंक्तियां तो एक सी आनी है, जो अभी आपकी पाठ योजना में है वही आना है। जैसे आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन के निर्देश क्या होंगे, या सारांश कथन में या और भी चीजों में वो क्या लिखना होता है, तो वो तो आप याद कर सकते हैं 2-3 बार पढ़ के। तो वो तो ज्यों कहते हैं लिखना है आपको, तो वो तो आप याद कर ही सकते हैं ना। चीजें जो पूर्ववत आती हैं, अगली अनुमिति आते ही पूर्ववत लिखते हैं जिसको हम, वो पूर्ववत वाले तो हम याद भी कर सकते हैं, है ना। पिछली पहली अनुमिति में जो लिखे गए हैं और अगली अनुमिति से जो पूर्ववत होते हैं, वो मतलब ये हुआ कि वो तो सभी में एक से ही लिखने, कोई भी पाठ आ जाए तो अपन उतने पॉइंट्स को याद कर सकते हैं। प्रोसेस के बाद प्रक्रिया के जो सोपान है वो तो याद करने ही है, लेकिन उतनी पंक्तियां भी हम चाहें तो 2-3 बार पढ़ के उसको दिमाग में बिठा सकते हैं कि इसमें ये लिखना है, इसमें ये लिखना है, इसमें। जैसे सारांश कथन में सभी परिभाषाओं को दोहरा दिया जाएगा इत्यादि जो लिखा हुआ है ना, ऐसे वो अपन भाव याद कर सकते हैं। चलिए और बताएं। सर वो एक लंबी सी लिस्ट परिशिष्ट में है तो देख के थोड़ा डर लग गया। परिशिष्ट में से थोड़ी पूछेंगे आपसे, वो तो क्विज वालों के लिए है, क्विज वालों के लिए। क्विज जो होगा उसमें परिशिष्ट नंबर 1 वो तैयार करना है, जिसमें तीर्थंकर और उनके नाम और चिन्ह है, तीर्थंकर सभी पंच परमेष्ठियों के, है ना, परिग्रह है ना, सभी विषय हैं। जो ये क्विज वालों के लिए बोला है कि आपको याद करना है, आप भी याद करें तो, लेकिन एग्जाम में नहीं आएगा ये सब। अच्छा, मुझे तो बहुत टेंशन हो गई थी सर। नहीं, आपकी टेंशन दूर कर। तो पाठ से संबंधित चीजें तो हमको वैसे भी पता ही है और होना ही चाहिए। अभी आपको ऐसा टेंशन नहीं लेना है कि ये चीज आपकी पूछी जाएंगी, ये नहीं पूछेंगे। बालबोध पाठमाला भाग 1, 2, 3 ये पूछा जाएगा, है ना। और इसके बाद जो
बाल पाठमाला भाग 1, 2, 3 हो गया। इसके बाद वो प्रशिक्षण शिक्षण पद्धति वाली में प्रशिक्षण निर्देशिका के अंदर से, ठीक है ना, ये सब पूछने वाले हैं। इसमें भी ध्यान रखना है, जैसे आपके सैद्धांतिक परीक्षा होनी है, उसका जो पेपर दिया है तो उसमें प्रश्न भी आएंगे, वो बता दिया ना कि सही गलत और वो सब आएगा, और प्रश्न भी आएंगे, अंतर भी आएंगे, परिभाषाएं आएंगी, है ना। कोई कविता की लाइनें भी लिखने आ सकती हैं, कविता मतलब पद्य पाठ की, जैसे देव स्तुति है या मेरा धाम, सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, संकल्प या जिनवाणी स्तुति। तो जो स्तुतियां हैं, तो मंगलाचरण नहीं है ना इसका भी इतना विज्ञान का? ऐसा तो आता नहीं है, लेकिन आज सर हम बुक तो ये बाल बुक तो अपने साथ रख सकते हैं ना? वो शिक्षण पद्धति वाले पेपर में रख सकते हैं। अच्छा, फिर तो सभी कुछ देख लेंगे ना। क्योंकि सिद्धांतिक वाले में तो आपके बाल 1, 2, 3 में से ही तो प्रश्न रहेंगे, और शिक्षण अच्छा, वाले में वो तो होनी चाहिए, क्योंकि तभी तो आप उस पाठ को देख के योजना बनाएंगे, पाठ योजना। अच्छा, इसलिए वो आपको दिया जाएगा, यहाँ भी दिए जाते हैं। वहां तो आपके पास दोनों टाइम में रहेंगे, लेकिन आपको आपकी ईमानदारी ये है कि सैद्धांतिक परीक्षा हो तब आपको बाल पाठमाला भाग 1, 2, 3 का यूज नहीं करना है। आपकी बुद्धि से आपको याददाश्त के हिसाब से आंसर लिखने हैं। वो शिक्षण पद्धति का पेपर होगा तब आप बाल 1, 2, 3 रखेंगे और उसके आधार से ही पाठ योजना और पाठ निर्देश बनाएंगे। ठीक है, चलिए, तो अब कुछ नहीं रह गया। मुझे लगता है ये सब बातें क्लियर हो गई हैं, सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं, सारी तो बस वो पार्ट 5 को बताने वाले एग्जाम के पर्पज से मैं आपको व्हाट्सएप में डाल दूंगा, है ना। और एक टाइम को लेकर के थोड़ा सा, टाइम तो अगर अर्ली मॉर्निंग हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि घर है ना सामने, तो नहीं होते तो वो चल जाता है, लेकिन एक दिन तो एडजस्ट करना पड़ेगा आपको, थोड़ा समझा देना घर के लोगों को। टाइम स्लॉट दे देंगे सर तो वो बेटर रहेगा। स्लॉट देंगे ना पक्का? हाँ, फिर ठीक है, फिर ठीक है, टाइम स्लॉट दे देंगे। चलिए सर एक बार और, आपने जो 5 पार्ट दिए हैं अभ्यास परीक्षा के लिए, वो नहीं करने हैं जो पंडित जी साहब ने? जी पहले उन्होंने वो ही बोले थे जो मैंने पहले लिख के भेजे, अगर हुआ है तो उसमें 5 पार्ट जो हैं, बाल पाठमाला भाग 2 के देवस्तुति, द्रव्य, गतियां, नहीं गति कहाँ है, पाप कषाय, हाँ पाप कषाय, द्रव्य, और तीसरे भाग से एक है द्रव्य गुण पर्याय। ये 5 हो गए जो पढ़ाने में उपयोग में आएंगे। अध्यापन हेतु ये 5 पाठ निश्चित हैं, इनकी अच्छे से तैयारी कर लें, दिन बांट लें, अनुमिति लें, मुख्य बिंदु छांट लें, उदाहरण नोट कर लें, सब तैयारी है ना। ठीक है। और बाकी पाठ योजना में कौन से आएंगे, है ना, 5, उनके भी 5 पाठ आपको दे दी जाएंगे। इन 5 पाठों में से ही पाठ योजनाएं आएंगी, और पाठ निर्देश, जिनकी पाठ योजनाएं बनी है उनके से पाठ निर्देश आएंगे। एक का निर्देश तो पूछ ही लिया है, ये भी अंडरस्टूड है। तो और बाकी थोड़ा आपको गाइड किया जाएगा सामूहिक कक्षाओं में, तो वहां आप और सुन सकते हैं। ठीक है, तो आज आवश्यकता नहीं होगी तो कल अपन क्लास नहीं लेंगे फिर। ठीक है सर। थैंक यू सर, आज बहुत क्लैरिटी हो गई। हाँ, अभी हम रेडी हैं एग्जाम लिखने के लिए। तो हमारी अपनी तैयारी। थैंक यू सो मच सर। और जितने लोग हैं वो उनको आप ही बताएं अब, और मैं अभी इसको रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा, ग्रुप पे डाल दीजिए सर, तो लोग पे डाल देंगे, तो जिनको सुनना होगी वो सुन लेंगे। जय जय। नवबार नमोकार मंत्र के माध्यम से करें।